हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। डिस्कवरी स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है और एक नई क्लास के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। और बच्चों, आज का जो कंसेप्ट है वो लेटेस्ट न्यूज G7 को लेकर है। किसको? G7 बच्चों क्या है देखते हैं। अभी बहुत चर्चा में रहा G7। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अभी 2 दिवसीय यात्रा जर्मनी की हुई है प्रधानमंत्री की। तो G7 के बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। G7 क्यों बना, किसने बनाया, कब बना, सम्मेलन कैसे होते हैं, क्या मुख्यालय है कि नहीं है, कहाँ है तो है, कौन कौन देश शामिल है, कौन कौन आमंत्रित देश है, कौन सदस्य है, G7 G8 की क्या प्रासंगिकता है, क्या भारत इसका मेंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आज हम G7 पर चर्चा करने के लिए आपके साथ आए हैं। बच्चों करते हैं स्टार्ट। G7 यानी ग्रुप 7। पहले कभी ग्रुप 8 हुआ करता था, G8 होता था, जब इसमें रूस भी शामिल था। लेकिन सबसे पहले बच्चों ध्यान रखिएगा, 1975 में फ्रांस, किसने? फ्रांस ने इसकी स्थापना करी थी। जब बच्चों G6 के नाम से था, किस था? G6 के नाम से। जब क्या था बच्चों? जब ये बच्चों 75 में G6 के नाम से था, इसमें कनाडा नहीं था। G7 में कौन कौन से देश है ये आप देख लीजिए। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, G7 में एक तो आपका यूएसए यानी अमेरिका, उसी के बगल का देश कनाडा, 2 हो गए। बाकी 2 देश तो ये, और एकमात्र देश है एशिया का जापान। एशिया का एकमात्र देश है और ये विकसित देशों का समूह है। ये दुनिया की सबसे बड़ी 7 अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनके पास दुनिया का देख लीजिए आप, कुल संपत्ति का 62% इसी G7 के पास है। देख लीजिए आप, दुनिया की कुल संपत्ति का 62% G7 के पास है। ये जो 7 देश है, पहले देख लीजिए, जापान है, उसके बाद हम आते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, फिर हम आते हैं जर्मनी, जहां पे अभी सम्मेलन हो रहा है, उसके बाद आते फिर हम इटली, और बच्चों फ्रांस। यानी यूरोप के इसमें कितने देश हो गए? 4 देश हो गए यूरोप के, और 3 देश बाहर के हैं। 4 देश यूरोप के और 3 देश बाहर के हैं, ये ध्यान रखिएगा। एशिया का एकमात्र देश कौन सा है बच्चों? एशिया का एकमात्र देश जापान इसका मेंबर है। G7 दुनिया के विकसित देशों का समूह है, विकसित राष्ट्रों का समूह है। इसकी स्थापना 1975 में, 75 में फ्रांस में हुई थी। फ्रांस ने इसकी स्थापना की पहल करी थी। तब इसमें कनाडा देश नहीं था, यानी ये इसका मेंबर नहीं था। बाकी इसके सभी 5-6 के 6 इसके मेंबर थे। तब बच्चे G6 हुआ करता था। क्या था? G6 ये 75 की बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1976 में इसमें कनाडा शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया? कनाडा। कब? 1966 में। और बच्चों ये बन गया G7। क्या बन गया? G7। यानी दुनिया की 7 विकसित देश, 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जो दुनिया की कुल संपत्ति का कितना? 62%। और याद रखना, ये तो कुल प्रॉपर्टी का 62% का, पूरी संपत्ति का, दुनिया की कुल जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 40% इन्हीं देशों के पास है। यानी दुनिया के लगभग 200 देशों से देश दुनिया में है। उन 200 देशों में से लगभग आधा जीडीपी वो इन 7 देशों के पास है। 46% कुल वैश्विक जीडीपी का अकेले G7 के पास है। 62% कुल प्रॉपर्टी का है। याद रहेगी बात? चलिए, ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। G7 कभी G8 होता था। क्या था? G8। चलिए देखिए, G8 क्यों बना, ये आप फैक्ट याद करते रहिएगा, नहीं नोट करते रहिएगा। बिना नोट के काम नहीं चलेगा, ये एग्जाम में पूछेगा जरूर। अभी पेट की वैकेंसी आई है, उसमें पूछ सकता है, और बाकी जो वैकेंसी पूछ सकता है। 62% प्रॉपर्टी का, जीडीपी का इतना है। 75 में स्थापना हुई, फ्रांस ने स्थापना कर दी, G6 के नाम से हुई थी। 1976 में G7 बन गया था, और 1997 में इसमें रूस शामिल हो गया था,
और बन गया था G8। हालांकि 97 में प्रस्ताव रखा गया था और 98 में रूस इसमें इसका पूर्णकालिक सदस्य बन गया था। पर आप 97 याद रखेगा, ये क्या बन गया? G8 बन गया। क्या बन गया? जी ना, ब्रिक्स में है साउथ अफ्रीका। 2009 में ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को आने का निमंत्रण दिया गया, प्रस्ताव पास किया गया और 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया। वही बात इसकी रूस के लिए। अब G7 में जब ये हुआ तो G8 बन गया और 98 में पूर्ण सदस्य बना, 97 में इसका प्रस्ताव पास हुआ था, तो भी क्या था? G8। 2014 में फिर ये G7 बन गया, क्योंकि रूस को इससे बाहर कर दिया गया। किसको? रूस को। रूस को बाहर क्यों कर दिया गया बच्चों? रूस को बाहर इसलिए किया गया क्योंकि रूस ने यूक्रेन, जो भी अभी संघर्ष चल रहा, उसी का एक छोटा हिस्सा था क्रीमिया। कौन सा? क्रीमिया। उस क्रीमिया अटैक किया और क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। तो उस बात को लेकर ये जो 7 देश थे, इन्होंने इसका ऐतराज किया और रूस को G8 से बाहर कर दिया। ठीक ना? 2014 में फिर क्या बन गया वापस? ये G7 बन गया। यानी पहले G6 था 75 में, 1976 में G7 बना, 1997 में G8 बना और 2014 में फिर वापस G7 बन गया। रूस पहले शामिल किया गया, बाद में बाहर कर दिया गया। चलिए, ये तो था, ये तो कुल प्रॉपर्टी की बात होगी इसकी। ठीक ना? अच्छा, अब देखते हैं आगे। सम्मेलन हो रहा है अभी इसका, G7 का। कहां हो रहा है सम्मेलन? जर्मनी में हो रहा है, स्लोस एल्मो। स्लोस एल्मो, या इसको एल्माओ भी कहा जा रहा है। एल्मो इंग्लिश में है, एल्माओ उसको हिंदी में लिखते हैं। है ना? स्लोस एल्मो जर्मनी में इससे पहले भी इसका एक सम्मेलन हो चुका है G7 का। अभी प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे। ठीक ना? अभी देखते हैं क्यों गए थे। स्लोस एल्मो याद रखा, जर्मनी में जहां पर हो रहा है। और ये आल्पस पर्वत पर यह स्थान है बच्चों। किस पर्वत पर है ये आल्पस पर्वत है। जानते हो आप, यूरोप का पर्वत है आल्पस पर्वत, उसी पर्वत पर यह शहर बसा हुआ है जहां पर यह सम्मेलन हो रहा है, आल्पस पर्वत। तो देखो, भूगोल की जानकारी करंट से जोड़ने का लाभ ही होता है। आपने भूगोल पढ़ा हो तो वहां पर हाँ जी आल्पस पर्वत है, यूरोप में आल्पस पर्वत भाई। ठीक ना? तो जर्मनी में जो आल्पस पर्वत है उसके ऊपर यह शहर बसा हुआ है, वहां पर G7 सम्मेलन हो रहा है। ठीक ना? चलिए, अच्छा हाँ, ये देखिए आप, G7 के मैंने आपको देश बताया अभी, वो सभी इसके पूर्णकालिक मेंबर हैं। कैसे? पूर्णकालिक सदस्य हैं इसके, पूर्णकालिक सदस्य G7 के पूर्णकालिक सदस्य हैं इसके, यानी पूरे साथ के साथ मेंबर। लेकिन कुछ आमंत्रित देश भी हैं इसमें। आमंत्रित मतलब क्या कि जब सम्मेलन होता है तो इन देशों को उसमें बुलाया जाता है। इन देशों को क्यों बुलाया जाता है? इन देशों को इसलिए बुलाया जाता है कि ये देश भी दुनिया के ज्यादा आबादी वाले देश हैं, विकासशील देश हैं, और इन देशों की विचारधारा जो है बच्चों वो G7 से मेल खाती है, इसलिए इनको इसमें बुलाया जाता है। इसमें चीन नहीं बुलाया जाता है। आमंत्रित देश देखिए, भारत है, इंडोनेशिया है, सेनेगल है और दक्षिणी अफ्रीका, ये इसके आमंत्रित देश हैं। कैसे? आमंत्रित देश, यानी जब भी G7 का सम्मेलन होता है तो इन 4 देशों को उसमें निमंत्रण दिया जाता है। इसी नाते भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं और भारतीय प्रधानमंत्री को विशेष आमंत्रण इस बार दिया गया था ताकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सके। ये तो 4 इसके आमंत्रित देश हैं जिनको आमंत्रित दिया था, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिणी अफ्रीका। ठीक, अभी जो सम्मेलन हो रहा है, जहां पर कौन सा सम्मेलन बच्चों? जर्मनी में सम्मेलन हो रहा है। कौन है? जर्मनी में। भारतीय प्रधानमंत्री वहां गए, 2 दिन की यात्रा करी उन्होंने जर्मनी में। अब सम्मेलन में क्या क्या हुआ ये देख लीजिए आप। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने बहुत सारे नेताओं से मुलाकात करी, भारत का पक्ष रखा और इसमें न केवल रूस और यूक्रेन के युद्ध पर विशेष चर्चा हुई बल्कि पर्यावरण के मुद्दों, विशेषकर ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी को लेकर बहुत चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बातें इसमें बताई हैं। ये फैक्ट हैं जो प्रधानमंत्री ने वहां बताए हैं और किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन तथ्यों पर आपको ध्यान देना है। ठीक, चलिए, जर्मनी में जब सम्मेलन हुआ तो प्रधानमंत्री ने चीन की एक योजना है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट
एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन क्या कर रहा है, जो अल्प विकसित देश, जो छोटे और मझोले देश हैं, जो छोटे देश हैं, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, ठीक ना, आपका पाकिस्तान है, इन छोटे देशों, छोटे जो बड़े देश हैं इनसे, जो पाकिस्तान है, इन देशों को लेकर लगभग 70-80 देश उसमें इसमें 12 में शामिल है, 70 के आसपास देश हैं, उन देशों को एक रोड से जोड़ना चाहता है। और उन देशों में बंदरगाह, यानी वहां के पोर्ट, वहां के हवाई अड्डे, वहां के रेलवे स्टेशन, वहां की रोड, वहां की रेलवे लाइनें, इन आधारभूत ढांचों का विकास करना चाहता है बीआरआई के तहत, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। भारत ने इस योजना का तीखा विरोध पहले भी किया था और अब भी कर रहा है। बीआरआई का विरोध करने वाला भारत पहला देश था और आज ये बच्चों ये बात G7 के देशों ने भी मानी है। और लगभग 6000 अरब डॉलर के आसपास की रकम है, 6000 अरब डॉलर की रकम इन G7 देशों ने पूरे विश्व में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए खर्च करने की बात कही है। और अधिकांश जो खर्चा होगा वो साउथ एशिया और जो पूर्वी एशियाई देश हैं उनमें होगा। कि चीन की असलियत को पहचान गए हैं दो लोग। चीन इन देशों को, छोटे छोटे देशों को अपने ऋण के जाल में फंसाकर इन्हें बर्बाद करना चाहता है। बर्बाद करने से उसे क्या मिलेगा, उसे बहुत लाभ होगा। एक जब उसको चंगुल में आ जाएंगे तो इनके बंदरगाहों का इस्तेमाल, हवाई अड्डों का इस्तेमाल वो अपने रणनीतिक लाभ के लिए कर सकता है। किसी दूसरे देश पर, जैसे अमेरिका है, भारत है, इन देशों पर दबाव बनाने के लिए कर सकता है। श्रीलंका इसका उदाहरण है। श्रीलंका कैसे चीन के ऋण में फंसा और आज क्या स्थिति श्रीलंका की है। श्रीलंका की स्थिति को जानने के बाद G7 ही नहीं, दुनिया के तमाम देश चीन की सत्यता से परिचित हो गए हैं कि चीन वास्तव में चाहता क्या है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, चीन को भी लोग चीन ही मानते हैं। नाम छोटा और दर्शन बड़े हैं चीन के। 2 अक्षरों का नाम है पर काम बहुत बड़ा है। दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं है जहां चीन का बना हुआ सामान उपलब्ध ना हो। हमारे भगवान, हमारे देवी देवता चीन में बनकर आते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। बन कहां रहे? चीन में। पूजा कहां हो रही? भारत में हो रही है। दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, रक्षाबंधन हो, ये सब हमारी राखियां भी वही बनकर आती है चीन में। देखिए आप, क्या कोई ऐसा घर है जहां चीन का बना हुआ सामान नहीं है? ये चीन की मजबूती है। उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार स्तंभ उसका निर्यात है, क्योंकि उसका जो सामान है वो सस्ता और चमकदार होता है और ग्राहक के लिए यह सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है। ग्राहक हमें जगह देखता है, अकवा भाई वाह, चमकीला, बढ़िया, मजा का देखकर, अब कितने का? अब 20 रुपए का। अरे लो दो ना हमको। अरे कितने का यार? देखने में अच्छा लग रहा। कितने का? अब 150 रुपए का है। कहाँ का है? मेड इन इंडिया। अच्छा, मेड इन इंडिया है। कितने का भाई? 150 का है। अरे छोड़ो, ये कितना है? चीन का। अब कितना? 20 रुपए का। ले जाओ, ले लगा। ये हम लोग तकनीकी के उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए जो चीन पहुंचा है। कारण क्या है? चीन ने गांधीवादी तरीका अपनाया। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत के अंदर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले और गांव गांव के अंदर फैक्ट्रियां खोले, छोटे छोटे कुटीर उद्योग खोले। जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, यानी हमने जो वर्ण व्यवस्था डेवलप करी थी श्रम के आधार पर, गांधी जी उसके समर्थक थे। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती उन सब के समर्थक थे। अगर ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति आधारित ना हो, क्रम आधारित हो, तो देखिए जो व्यक्ति लोहार का काम करता आ रहा है लंबे समय से, एक कुम्हार का काम करता आ रहा है, एक कपड़े का काम करता आ रहा है, एक खेती करता हुआ आ रहा है, सारे काम कर रहे हैं लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उनमें स्किल अपने आप पैदाइशी होगी, उनके डीएनए में होगी कि नहीं होगी। अगर हम उनको उसी समय गांव में ही ट्रेनिंग देते, अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग गांव में देते उनको, तो आज हमारी भी स्थिति चीन के निर्यात जैसी होती। आज दुनिया के हर घर में भारत का सामान होता, पर हमने वो काम नहीं किया। हमने जो कांग्रेस जो चली, जो नेहरू के दिमाग में चीजें थी, भारत वही बनता चला गया। भारी उद्योग को उन्होंने महत्व दिया ने, जबकि गांधी जी जो थे, भले आप कितनी आलोचना करो गांधी की, लेकिन गांधी की जो सोच थी वो एक आम हिंदुस्तानी की सोच थी, वो एक ग्रामीण हिंदुस्तानी की सोच थी, वो एक आम भारतीय नागरिक की सोच थी। उस सोच पर चीन ने तो काम किया, पर भारत सरकार की काम नहीं कर सकी। हमने क्यों नहीं गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुटीर उद्योग थे उनको बढ़ाने का प्रयास किया,
उनको वहीं हम आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाते, ट्रेनिंग देते, उनके अंदर स्किल जब बचपन से खून के अंदर थी तो हो निखर कर आती। जो चीन ने किया, हमारे देवी देवता, हमारे शिव जी, हमारे कृष्ण जी, हमारे लड्डू गोपाल, आजकल चल रहा है खाटू श्याम जी, चीन में बनकर आ रहे हैं, भारत में बिक रहे हैं उनके वस्त्र। देखिए आप, सारा सामान चीन में। ये जो बोर्ड है ना, हम जो बोर्ड पढ़ा रहे हैं, ये भी चीन से बनकर आया है। तो ये तकनीकी स्तर पर हम कहां हैं? केवल कहने से, भाषण देने से नहीं होता है, करना पड़ता है। और करने के लिए रणनीति चाहिए होती है, नीति चाहिए होती है। देश का आकार और प्रकार वही होता है जो राजनीतिज्ञ के दिमाग में होता है, जो उसके मस्तिष्क में होता है। इसी बात ध्यान रखियो, हमेशा दिमाग जो होगा, जो ऊपर बैठा होगा ना प्रधानमंत्री, या जो मंत्री होंगे, जो कैबिनेट होगी, उनके दिमाग में जो होगा वो देश का आकार प्रकार वैसा ही होगा। जो नेहरू के दिमाग में था वो आज हम बने, और जो आज मोदी के दिमाग में या अन्य के दिमाग में, वो हम भविष्य में बनेंगे। यही होता है, राजनीतिज्ञ देश का भविष्य निर्धारण करती है। चीन ने वो काम जो हमने 1991 में किया, वो 1970s के दशक में कर चुका था। जो एलपीजी सिस्टम है, जो हमने आर्थिक सुधार आज करे या जो हम इससे पहले करे, वो चीन 70 के दशक में कर चुका है। चीन के राष्ट्रपति ने कहा था, मैं पूंजीवादी भले हूं, पर मैं ये जानता हूं कि बिल्ली जो है वो चूहा पकड़ना जानती है। चूहा गोरा हो या काला हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बस बिल्ली को चूहा पकड़ना आना चाहिए, वो चूहा सफेद हो या वो चूहा काला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूंजीवादी हैं या समाजवादी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम समाजवादी हैं, दुनिया पूंजीवादी है, इसलिए हम जो है ये काम नहीं करेंगे। तो चीन ने वो काम किया, और आज देखिए चीन कहां से कहां पहुंच गया है। हर देश के अंदर, हर नागरिक के अंदर चीन समाया हुआ है। हम चीन का फोन लेकर, चीन के मोबाइल खरीदकर उससे मैसेज करते हैं, अब हम चीन का सामान नहीं खरीदेंगे। अरे भाई, मोबाइल तो चीन का ही है। अब कहेंगे क्या करें फिर, कहां से लाए मोबाइल? भारत कंपनी मोबाइल बनाती नहीं है इतना अच्छा, इतने फीचर्स होते नहीं है। तो सोचना पड़ेगा सरकारों को, ऐसे बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। चलिए, तो इस योजना का विरोध किया है जर्मनी ने, वो भारत ने जर्मनी के अंदर। तो G7 देशों ने भारत की बात मानी और लगभग 6000 अरब डॉलर की सहायता पूरी दुनिया को उनके आधारभूत ढांचा मतलब होता है वहां की सड़कें, वहां के पोर्ट बंदरगाह, वहां के हवाई जहाज और वहां की ट्रेन और वहां के स्टेशन, ये सब आधारभूत ढांचे के अंग होते हैं। ये डेवलप करेंगे ताकि चीन से हम प्रतिस्पर्धा। देखिए, सारे देश मिलकर आके चीन से मुकाबला क्यों कर रहे हैं? चीन कुछ ना कुछ है तभी तो कर रहे होंगे ना। ये है स्थिति, नाम छोटे और दर्शन बड़े। तो एक तो ये BRI की चर्चा हुई, मैंने बताया बोर्ड। चीन चाहता है कि वो जो मझोले देश हैं, जो छोटे देश हैं, उनके यहां आधारभूत ढांचे का विकास करें। एक तो ये बात। एक भारत ने, प्रधानमंत्री ने बात कही है कि दुनिया कहती है कार्बन उत्सर्जन। क्या कहती है? कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन का उत्सर्जन। विकासशील देश ज्यादा करते हैं। प्रधानमंत्री ने बड़े जोर देकर यह बात कही है कि सदस्यगण, हम जानते हैं सभी अमीर देश ये सोचते हैं अगर दुनिया में पर्यावरण की जो हानि हो रही है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, वो विकासशील देश पहुंचा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कहा कि हम उदाहरण हैं, भारत दुनिया की 17% आबादी को धारण करता है 2011 के अनुसार। अब कितनी है वो आंकड़ा, वो थोड़ा बढ़ गया होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार दुनिया की 17.17% के आसपास आबादी भारत में बसती है दुनिया की, और 2.4% क्षेत्रफल दुनिया का भारत में है। लेकिन इतनी आबादी होने के बावजूद भी हम दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का केवल 5% उत्सर्जन करते हैं। 5%, 17% आबादी 5% कर रही है। अमेरिका की आबादी ज्यादा कम है, 35 करोड़ है, 35-36 करोड़ के आसपास वहां की आबादी है। इतने तो हम शहरों में ही रहते हैं, गांव तो छोड़ दीजिए। जो आबादी पूरे अमेरिका की है, वो आबादी तो हमारे केवल शहरों में रहती है, और जो आबादी हमारे दिल्ली की है, वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में रहती है। और जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की है, इतनी आबादी तो हमारी प्रतिदिन ट्रेन में घूमती है, सफर करती है। समझे आप? जितनी आबादी पूरे ऑस्ट्रेलिया की है, इतनी आबादी तो हमारी ट्रेनों में गुलछर्रे उड़ाती है, घूमते हैं। समझे आप?
तो यह है कि हम इतनी आबादी होने के बावजूद भी 5% ही कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। इसका कारण उन्होंने बताया प्रधानमंत्री ने कि जो 5% हम जो कर रहे हैं, इसका कारण है हमारी पर्यावरण मित्र जीवन शैली। पर्यावरण मित्र जीवन शैली हमारी संस्कृति रही है पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई की। हम हड़प्पा सभ्यता से लेकर आज तक पशु पूजा, वृक्ष की पूजा, जल की पूजा, पक्षियों की पूजा, सांप की पूजा, ये सब करते आ रहे हैं। कब से? हड़प्पा सभ्यता से। ये तो ऐतिहासिक हुआ। बात करते हैं पुराणों की, तो मान लीजिए आप सतयुग, कल, द्वापर, दो त्रेता हुआ, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे सभी इष्ट देव, हमारे भगवानों के जो वाहन क्या है, कोई न कोई पशु या पक्षी है। तो क्या गणेश जी चूहे पर चलते होंगे? नहीं। प्रतीक है कि हम चूहे को भी मान देते हैं। अपने हमने भगवान से जोड़ा, गणेश जी जोड़ा, सांप को हमने शिव से जोड़ा, पक्षी को हमने गुड़ से जोड़ा, गुड़। तो इस तरह हाथी को हमने ऐरावत के रूप में जोड़ा, इंद्र से। यानी हमने हर पशु पक्षी को बचाने के लिए आज से नहीं, अनादिकाल से प्रयास करते आ रहे हैं। यह हमारी जीवन शैली है और इस जीवन शैली में आज तक भी अनावरत रूप से कोई बदलाव नहीं आया। इसे तो कहते हैं मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ तो बात है हमारे अंदर। सदा रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा, पर हमारी हस्ती मिटी नहीं। अनादिकाल से हमारी जो आध्यात्मिकता है वो आज तक चली आ रही है, उससे में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतने आक्रांता भारत में आए, इस्लामिक भी आए, अंग्रेज भी आए, ठीक ना, पारसी भी आए, यूनानी भी आए, हूण भी आए, लेकिन भारत की आध्यात्मिकता कभी कमजोर नहीं पड़ी। यह हमारी जीवन शैली है पर्यावरण को बचाने की। हम पृथ्वी को माता मानते हैं और माता सब कुछ होती है, तो हमने पृथ्वी को माता माना है, उसको हम नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? हम नदियों को देवी मानते हैं, माता मानते हैं, पूजा करते हैं उनकी, तो हम नुकसान कैसे पहुंचे? हां, यह बात जरूर है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो देवी मानने के बावजूद भी नदी को गंदा करते हैं, स्त्री को देवी मानने के बावजूद भी भ्रूण हत्या करते हैं। पर हम इस आधार पर, केवल इस तुच्छ सोच के आधार पर, हम अपने अध्यात्म को, अपनी शक्ति को, अपने जीवन शैली को, अपने आदर्श को नहीं बिगाड़ सकते। ये प्रधानमंत्री ने इन सब बातों को, ये सब बातें तो नहीं बताई, पर इसके बारे में मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने इस तरह की बताई हैं कि पर्यावरण हितैषी हमारी जीवन शैली है, तब हम इतने होने के बावजूद भी इतना उत्सर्जन करते हैं। और चीन क्या नाम, अमेरिका हमसे कम आबादी वाला देश है और उत्सर्जन हमसे भी ज्यादा है। तो हमारी जीवन शैली ऐसी है। हम तो ऐसे लोग हैं, अगर हमारे यहां लोहे का सामान भी है ना, तो उस लोहे के सामान से हम काम करते हैं तो उससे भी हमारा लगाव हो जाता है। हमारा ट्रैक्टर, हमारी कार, हमारी बाइक, हमारा पेन, आखिर पेन मेरी लक्की है ना, उसको भी हम पूजा में रखते हैं ना। जब दशहरे की पूजा होती है उसकी भी हम पूजा करते हैं। यानी हम भौतिक वस्तु की पूजा करते हैं। भारतीय संस्कृति तो इतनी गहरी है, इतना अध्यात्म गहरा है कि हम भौतिक वस्तु की पूजा करते हैं। हम उस कलम की पूजा करते हैं जो लिखता है, हम उस तलवार की भी पूजा करते हैं जो दुश्मन की गर्दन काटती है, हम उस हथियार की पूजा करते हैं जो दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देती है, हम उस नदी की पूजा करते हैं जो सिंचाई करती है, अन्न उत्पादन करती है, हम उस जमीन की पूजा करते हैं जो अपनी छाती को फाड़कर अन्न पैदा करती है और पूरे दुनिया का पेट भरती है। तो ये भारतीय संस्कृति है बच्चों। ये सब बातें है जो हमको सीखनी चाहिए। ये हमारी जीवन शैली है, इसीलिए कार्बन उत्सर्जन की बात 5% तक आई है। ठीक है ना। चलिए, ये तो आपको G7 के बारे में बताया मैंने, आपको पूरा विकिपीडिया बता दिया, कब पैदा हुआ, कब G7 बना, कब 8 था, कब 7 बना, कहां सम्मेलन हो रहा, भारत क्यों गया, उसमें कितने मेंबर हैं, भारत मतलब आमंत्रित मेंबर कितने हैं, ठीक ना। यही बातें मेनली क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कहां पर हुआ। एलामाऊ आपको याद रखना है, आल्प्स में एलामाऊ जर्मनी में हुआ। कहीं पर भी इसका मुख्यालय नहीं है G7 का, था ना। G7 का मुख्यालय दुनिया में कहीं नहीं है, कोई इसका औपचारिक संगठन मतलब औपचारिक मुख्यालय नहीं है। एक बात थोड़ा जो पीछे रहेगी, EU यूरोपीय यूनियन, EU यूरोपियन यूनियन, ध्यान बच्चों, EU यूरोपीय संघ भी G7 देशों में समिट में हर प्रतिवर्ष शामिल होता है। मेंबर नहीं है ना, आमंत्रित मेंबर है, लेकिन यूरोप का एक महत्वपूर्ण संगठन है EU यूरोपियन
यूनियन बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। कभी यूरोपीय यूनियन के बारे में पूरा बताऊंगा आपको, इतिहास, विश्व इतिहास के साथ पढ़ाते हुए। बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, बहुत सारी बातें इसने सिद्ध कर दी हैं। दुनिया में शांति कैसे स्थापित होती है। दुनिया के दो देश जर्मनी और फ्रांस, सबसे प्रतिद्वंदी देश जिन्होंने दो विश्व युद्ध कराए दुनिया में, और आज वो देश ईयू के तहत आकर न केवल एक विदेश नीति, एक जैसी राजनीतिक नीति, एक जैसी अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं। यानी यह बात सिद्ध करती है कि आने वाले समय में दो प्रतिद्वंदी राष्ट्र भी एक संगठन के तहत आकर दुनिया और जन कल्याण के लिए एक हो सकते हैं और बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो यूरोपीय यूनियन को इसीलिए G7 में लगातार भागीदार बनाया जाता है, ठीक ना। चलिए बच्चों, ये था G7 के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। जिसको पसंद आया लाइक करें, और जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की बेहतरीन नॉलेज के साथ आपके अपने लोगों के अनुभव के साथ हम बांट सके आपके साथ। को सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारे जुड़े हमसे और अनुभव का लाभ उठाइए, एक्सपीरियंस का लाभ उठाइए, और नए तथ्य, नए फैक्ट आपके साथ हमेशा ऐसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, डिस्कवरी स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।